दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर वेलकम है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको 2017 से 7 के सवालों को सॉल्व कराने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न में आपको पहले का क नंबर का सवाल देखना। पहले के क नंबर के सवाल में ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, हमें ज्ञात करना त्रिभुज का केंद्र। ये सवाल 2016 के सेट में आया हुआ सवाल है। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि त्रिभुज का केंद्र किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्यकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। हमें इसी केंद्र को ज्ञात करना है। शीर्ष ए और शीर्ष बी और शीर्ष सी तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। क्रम से लिख देते हैं। ए के निर्देशांक 1,0, बी के निर्देशांक 5,-2, सी के निर्देशांक 8,2। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3, ये y3, x3, ये y3 और केंद्र को O मान लेते हैं और इसके निर्देशांक x, y ये मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना त्रिभुज का केंद्र। त्रिभुज का केंद्र, हमें त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हम आपको सूत्र बता दें। पहले x का मान निकाला जाएगा, फिर y का मान निकाला जाएगा। तो x के लिए हम डायरेक्ट सूत्र लिख दें, x1 + x2 + x3 बटे 3, y के लिए तो y1 + y2 + y3 बटे 3। अब देखिए दोस्तों इसमें मान रख देंगे। x1 का मान क्या है, -1 है, प्लस x2 का मान क्या 5 है, प्लस x3 का मान क्या 8 है बटे 3, y1 क्या, y1 0 है, y2 क्या -2 है, प्लस y3 क्या 2 है बटे 3। तो देखिए दोस्तों इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा 4 और 8 जोड़ देंगे कितना होगा 4 8 होता 12 बटे 3। इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये घट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0 बटे 3 और 3 का भाग दे देंगे, 3 चौको 12। तो देखिए दोस्तों 4,0 में 3 से भाग तो 0 आएगा। तो त्रिभुज का केंद्र क्या होगा 4,0। इसका पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों अब आइए ख नंबर का सवाल देखिए। ख नंबर का सवाल तो बहुत आसान है, 1 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है क्योंकि ये सवाल इतना आसान है। इसमें सेक थीटा मान दिया गया है, हमें कॉस थीटा मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 12/13 और दूसरा ऑप्शन है 14/12 और तीसरा ऑप्शन है 12/14 और चौथा ऑप्शन है 1। तो कॉस थीटा मान ज्ञात करना। कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो 1/सेक थीटा की जगह सेक थीटा का मान क्या है 13/12। तो अब देखिए इसका 1 में पलट के गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12/13 तो कॉस थीटा मान आएगा 12/13। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
दोस्तों घन नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, तो आपको घन नंबर का सवाल देखना है। घन नंबर के सवाल में समांतर माध्य 30 दिया गया है और निरीक्षणों की संख्या 20 दी गई है। हमें ज्ञात करना है बीजगणितीय योग। तो देखिए दोस्तों, समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग। कुल पदों के योग की जगह लिख सकते हैं बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग ये लिख सकते हैं कुल पदों का योग। इसकी जगह लिख सकते हैं बीजगणितीय योग बट्टे कुल पदों की संख्या होती है। तो निरीक्षणों की संख्या कितनी है? 20 सीधा लिख देंगे। समांतर माध्य दिया गया 30 लिख देंगे बराबर। यहाँ पे हम लिखेंगे यही बीजगणितीय योग बट्टे 20, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बीजगणितीय योग इसका गुणा इसमें हो जाएगा। 2 गुणे 3 2 6, 1 0 इसका 1 0 इसका, तो 2 0 आ जाएंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। दोस्तों दूसरे का नंबर का सवाल देखना है। दूसरे का नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। दूसरे के नंबर के सवाल में दिया वर्ग समीकरण 3x² - 4x - 6 बराबर 0। इसका हमें व्यक्त कर बताना है। तो इसका व्यक्त कर आप लोग ज्ञात कर लेंगे। ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए है। ख नंबर का सवाल देखेंगे। ख नंबर के सवाल में हमें बहुलक बताना है। तो इसका भी बहुलक आप लोग ज्ञात कर लेंगे। आपको देखना कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी वही बहुलक होगा। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इस सवाल को हम आपको बताए दे रहे हैं। इस सवाल में दिया द्विघात समीकरण 3x² - 5x - 2 बराबर 0। इसके हमें मूलों की प्रकृति की जांच करना है। तो इसकी तुलना करेंगे हम। की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान 3, b का मान -5, c का मान -2, तो d बराबर सूत्र लगाएंगे। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो d बराबर b का मान -5 - 5 के स्क्वायर -4ac, तो 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान -2। तो d बराबर -5 का वर्ग 25, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 4 गुणे 3 4 × 12, 12 गुणे 2 12 दूनी 24, 4 × 12 12 दूनी 24। तो देखिए दोस्तों d बराबर 5 4 9 2 2 4। तो इसमें आप देखेंगे d का मान 0 से बड़ा है। d का मान 0 से बड़ा है। मूल वास्तविक असमान होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। घन नंबर के सवाल देखेंगे। घन नंबर के सवाल को हमें सिद्ध करना है। घन नंबर के सवाल में दिया cosec² थीटा प्लस sec² थीटा बराबर cosec² थीटा इंटू sec² थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है cosec² थीटा प्लस sec² थीटा। तो cosec² थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin² थीटा प्लस sec² थीटा को लिख सकते हैं 1/cos² थीटा। अब लासा ले लेंगे sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ये लासा आ जाएगा। तो इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, इसका गुणा 1 में, तो यहाँ पे आएगा cos² थीटा। इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, इसका गुणा 1 में, यहाँ पे आएगा sin² थीटा आएगा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसका मान 1 होता है, 1 लिख देंगे बट्टे sin² थीटा इंटू cos² थीटा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cosec² थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये सवाल भी बहुत आसान था। अब देखेंगे तीसरे का क नंबर का सवाल। तीसरे के क नंबर के सवाल में दिया है 5x प्लस 1/x बराबर 6। इसको हमें हल करना है। इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे और x लासा लेंगे। x लासा आएगा तो 1 का भाग x में देंगे, x बाज आएगा। x का गुणा 5x में क्या आएगा, 5x स्क्वायर आएगा प्लस x का भाग x में एक बार में तो 1 का गुणा 1 में 1 आएगा बराबर 1 का भाग x में x बाज आएगा। x का गुणा 6 में 6x होगा। अब देखिए 5x स्क्वायर इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का 6x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब गुणनखंड कर देंगे। इसका गुणा 5 में 5 आएगा तो पीछे वाली संख्या प्लस की है, इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे। 5 गुणे 1 करेंगे, 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x माइनस 5x में माइनस 1x जोड़ा जाएगा, माइनस का 6x आएगा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा लिया जाएगा, इन दोनों का अलग कॉमा लिया जाएगा। इन दोनों में 5x कॉमा आएगा तो यहाँ पे x माइनस 1, इन दोनों में 1 कॉमा आएगा तो कोष्टक के अंदर x माइनस 1 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 1, एक कोष्टक में 5x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 होगा और 5x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 5x बराबर 1 होगा। तो x बराबर होगा 1/5। तो देखिए दोस्तों ये दो x के मान आ गए। ख नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं तो आपको ग नंबर का सवाल देखना है। आइए दोस्तों अब ग नंबर के सवाल देखते हैं। ग नंबर के सवाल यहाँ पे आपको नीचे स्क्रीन पर दिख गया होगा। ग नंबर के सवाल को पढ़िए। इस सवाल में क्या दिया, इस सवाल में दिया एक लंबवृत्तीय बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 6 मीटर है और सवाल में आगे लिखा 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें व्यय ज्ञात करना, व्यय मतलब हमें खर्च ज्ञात करना। तो आइए दोस्तों इस सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले मैं बेलन बना लेता हूं। सवाल में इस बेलन की त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 6 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 21 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 6 मीटर। इसकी त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी गई है 6 मीटर। और सवाल में हमसे कहा है 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी एक वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च दिया गया 25 रुपए। इसके वक्र पृष्ठ में एक वर्ग मीटर में अगर पेंट करवाएगा तो कितना रुपए खर्च आएगा, 25 रुपए खर्च आएगा। तो अगर इसके पूरे वक्र पृष्ठ में अगर पेंट कराएगा तो कितना रुपए खर्च आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ में 25 का गुणा कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसके वक्र पृष्ठ में पूरे में पेंट कराने का कितना रुपए खर्च आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी क्योंकि सवाल में एक वर्ग मीटर में अगर पेंट करवाएगा, अगर एक वर्ग मीटर में अगर पेंट करवाएगा तो कितना रुपए खर्च आएगा, 25 रुपए आएगा। तो अगर इसमें पूरे में अगर पेंट करवाएगा तो कितना रुपए खर्च आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ निकाल के क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसके पूरे वक्र पृष्ठ में पेंट कराने का कितना रुपए खर्च आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सवाल में ये जो मान दिया गया, ये मान दिया गया वर्ग मीटर में। ये काय में दिया गया, ये वर्ग मीटर में दिया। ये काय में दिया, ये मीटर में दिया। तो यहाँ पे आपको देखना ये जो खर्च दिया होता है उसी में ये सब होना चाहिए। तो ये देखो वर्ग मीटर में दिया तो ये मीटर में है, ये सही है। और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है। तो यही सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा अगर आप लोग इसे न चेंज करेंगे
तो ये जो है पूरा सवाल गलत करवा देगा। तो आपको पहले इसी को चेंज करना है। ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसे क्या में चेंज करना है, इसको चेंज करना है मीटर में। तो आइए दोस्तों इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर। ये आपको समझ में आया होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो ये 100 आ जाएगा बट्टे में। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 21 सेंटीमीटर में 21 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 21 सेंटीमीटर में इसमें हम गुणा कराएंगे 1/100 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 21 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो क्या करेंगे 21 गुणे 1/100, 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.21 मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम 100 का भाग देंगे 21 में तो दशमलव आएगा 2 अंक के बाद। तो देखिए दोस्तों ये त्रिज्या है, तो लिख लेंगे बेलन, बेलन की त्रिज्या को हम हाथ से लिखते हैं। आर का मान 0.21 मीटर। ये सेंटीमीटर में दिया था, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, नहीं सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों बेलन की त्रिज्या 0.21 मीटर और बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान क्या, एच का मान है 6 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पेंट किस में कराना है, पेंट कराना है इसके वक्र पृष्ठ में। तो क्या करेंगे हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh होता है। तो देखिए दोस्तों 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान सवाल में दिया गया 0.21 गुणे एच का मान सवाल में दिया गया 6 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों 7 से काट देंगे, 7 21 और दशमलव है इसमें 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों 2 गुणे 22 गुणे 0.3 0.003 गुणे 6 गुणा करा लेंगे। 22 गुणे 2, 22 दूनी क्या होता है, 22 दूनी 44, 44 गुणे 6 कर देंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 25 26, 3 का गुणा करा देंगे, 3 गुणे 4, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 18 1 19 और 3 दूनी 6, 6 1 7 और दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, दशमलव आएगा 2 अंक के बाद। तो गुणा कराने पर ये आएगा 7.92 और ये मीटर में था, ये मीटर में था, तो इसका क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। तो देखिए दोस्तों 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च कितना था, 25 रुपए था। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च कितना दिया था, 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च दिया था 25 रुपए। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 रुपए। तो इतने वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च कितना आएगा, तो क्या करेंगे 25 गुणे इतना कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 7.92 वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च, 7.92 वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च। तो क्या करेंगे 25 गुणे 7.92 ये कर देंगे, तो ये आ जाएगा 198 रुपए। ये आपको समझ में आया होगा। 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च दिया था 25 रुपए, तो इतने वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च कितना आएगा, तो क्या करेंगे 25 गुणे इतना कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च कितना आएगा। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल में इसकी त्रिज्या दी गई थी, इसकी ऊंचाई दी गई थी और सवाल में कहा था कि 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च कितना था, 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का खर्च इतना था। तो इसमें अगर पूरे में अगर पेंट करवाएगा तो कितना रुपए खर्च आएगा, तो इसका क्या करेंगे वक्र पृष्ठ निकालेंगे। इसका वक्र पृष्ठ इतना आ गया,
अगर इतने वर्ग मीटर में पेंट कराएगा तो कितना रुपए खर्च आएगा, तो 1 वर्ग मीटर में अगर पेंट कराएगा तो 25 रुपए खर्च आएगा। तो इतने वर्ग मीटर में अगर पेंट कराएगा कितने रुपए खर्च आएगा, तो इतने गुणे इतने कर देंगे तो आंसर आपके आंखों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। दोस्तों अब आपको जो मैं सवाल बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ चौथे का क नंबर का सवाल। ये सवाल पेपर में 2 नंबर में आया, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में दिया 2 खम्भे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है। यानी हमारे पास 2 खम्भे हैं जिनमें पहले की ऊंचाई 6 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर है, और ये दोनों खम्भे एक समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो हमें ज्ञात करना है इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को मैं बहुत ही शानदार तरीके से हल करवाता हूं। तो देखिए दोस्तों, 2 खम्भे हैं जो एक समतल भूमि पर खड़े हैं। तो मैंने इन दोनों खम्भों को एक समतल भूमि पर खड़ा कर दिया, जिनमें पहले की ऊंचाई है 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर है। और दूसरे खम्भे की ऊंचाई है 11 मीटर। और हमें इनके सिरों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें इनके सिरों की बीच की दूरी ये ज्ञात करना है। और सवाल में इन दोनों खम्भों के आधारों की बीच की दूरी दी गई है। कितनी दी गई है? 12 मीटर। इन दोनों खम्भों के आधारों की बीच की दूरी दी गई है 12 मीटर। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इस बिंदु को ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी, इसको डी ये नाम दे दिया। इसको इससे मिला देते हैं। इसी रेखा के समांतर ये वाली रेखा खींच देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, खम्भे की पूरी ऊंचाई थी, इस वाले खम्भे की पूरी ऊंचाई कितनी थी? तो ये थी 11 मीटर। तो यहाँ देखिए, ये वाला खम्भा कितना ऊंचा है? 6 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी 6 मीटर। और ये 12 मीटर है, तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? 12 मीटर होगी। इस बिंदु को ई नाम दे देते हैं। तो ये वाली भुजा अगर हमें पता चल जाए, अगर हमें ये वाली भुजा पता चल जाए तो इस त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं पता हो जाएंगी। तो हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं पता होती हैं और हमें तीसरी भुजा निकालना होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें ये वाली भुजा और पता चल जाए तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है? इसकी पूरी लंबाई है 11। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 6। पूरी लंबाई कितनी है? पूरी लंबाई है 11। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 6। तो अगर हम 11 में अगर 6 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 11 में 6 घटा दीजिए, कितना आएगा? तो ये आएगा 5, यानी ये होगी 5 मीटर। पूरी लंबाई 11 है। 11 में अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, हमें यही ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है इन दोनों खम्भों के सिरों की बीच की दूरी। इन दोनों खम्भों के सिरों की बीच की दूरी ये हमें ज्ञात करना है। तो इनकी बीच की दूरी को मैं x मीटर मान लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, माना दोनों खम्भों के ऊपरी सिरों की बीच की दूरी क्या मानी हमने? x मानी है। तो यहाँ पे लिख देंगे x मीटर। क्या लिख देंगे? x मीटर लिख देंगे। तो हमें ये वाला त्रिभुज लेना है और ये वाली भुजा में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
समकोण समकोण त्रिभुज डी ई ए में, ये वाला बिंदु डी है, डी ई ए में समकोण त्रिभुज डी ई ए में, डी ई ए में समकोण वाला बिंदु बीच में रहना चाहिए, डी ई ए में। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा है एडी, तो एडी के स्क्वायर बराबर डीई का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर, एडी क्या एक्स है, तो एक्स के स्क्वायर बराबर डीई स्क्वायर, डीई क्या 5 है तो 5 के स्क्वायर प्लस एई स्क्वायर, एई क्या 12 है, 12 के स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 169। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 1 6 9। तो देखिए दोस्तों, 169 ये होता है 13 का वर्ग। तो हमें एडी ये ज्ञात करना था, इसको हमने एक्स माना था, तो एक्स का मान आया 13 मीटर। यानी लास्ट में आपको आंसर लिखना है, ये माना हटा के लिख देंगे, माना हटा के लिखेंगे दोनों खम्भों के ऊपरी सिरों की बीच की दूरी एक्स की जगह लिख देंगे 13 मीटर। और ये आंसर आपको सबसे लास्ट में लिखना है, ये नहीं करना है कि वहीं पे काट के आपको आंसर दे देना है, ये आंसर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं और इस आंसर को ये जो लगाया था और यहाँ पे ये जो लगाया था, इसके बाद में ये आंसर लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके आगे का सवाल देखना है। अब दोस्तों, मैं आपको चौथे का ख नंबर का सवाल बताने वाला हूं। चौथे का ख नंबर का सवाल यहाँ पे आपको नीचे स्क्रीन पर दिख गया होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया है, इस सवाल में दिया है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। हमें एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है। सवाल में आगे लिखा, ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हों। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है। ये सवाल चौथे का ख नंबर का सवाल है। एक बिंदु है x, y, इस बिंदु से ये दोनों बिंदु बराबर दूरी पर है। इस बिंदु के निर्देशांक है 7,1 और इस बिंदु के निर्देशांक है 3,5। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो x और y में संबंध ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको d1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को d1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को d2। पहले हम निकालते हैं d1, फिर निकालेंगे d2, फिर दोनों को बराबर कर देंगे तो x और y में संबंध आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये x1, ये y1, ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 और ये y2, ये x2 और ये y2। तो पहले हम निकाले d1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d1। दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, d1 बराबर x1, x1 का मान x माइनस x2 का मान 7 लिख देंगे इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 1 लिख देंगे इसका स्क्वायर।
अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ी हल करेंगे। अंडर रूल इसमें a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ए का मान x है तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 7 है, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 माइनस 2ab होता है। तो 2 गुणे x गुणे 7 करेंगे तो ये आएगा 14x प्लस यहाँ पे a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है a की घाते 2, तो a का मान y, तो y की घाते 2 प्लस बी स्क्वायर होता है, b का मान 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा माइनस 2ab होता है। तो 2 गुणे y गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा 2y आएगा। अब आगे देखेंगे d1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये जो कहते हो प्लस है यहाँ पे 49 और 1 क्या होगा 50, 50 लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद में माइनस 14x माइनस 2y, इसको लिखा, इसको इससे जोड़ दिया तो ये हो गया 50। फिर लिखा हमने माइनस 14x माइनस का 2y लिख दिया, फिर बचा y स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं। तो दोस्तों ये आ गया d1। अब दोस्तों मैं निकालूंगा d2 की बीच की दूरी, तो सूत्र यही लगेगा, दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए यही सूत्र होता है, अंडर रूल x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों d2 बराबर x1 का मान क्या, x1 का मान x है, माइनस x2 का मान क्या 3 है, 3 लिख देंगे इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या, y1 का मान y है, y लिख देंगे माइनस y2 का मान 5 है, 5 लिख देंगे इसका स्क्वायर। अब आगे देखेंगे d2 बराबर अंडर रूल, इसमें a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लगा देना है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये आएगा। यहाँ पे भी a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लगा देना है, तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। थोड़ी इसको हल करेंगे, d2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 25 जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10, तो ये होगा 34, कितना होगा 34 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। तो ये है d1 का मान ये है और d2 का मान ये है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें d1 बराबर d2 करना है, d1 बराबर d2, तो d1 की जगह d1 लिख देंगे, d1 है अंडर रूल एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 14x माइनस 2y प्लस y स्क्वायर बराबर d2 क्या, d2 है एक्स स्क्वायर प्लस 34 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। अंडर रूल हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूल हटाने के लिए हम दोनों पक्षों पर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग से अंडर रूल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 14x माइनस 2y प्लस y स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग से अंडर रूल खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 34 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। तो अब देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म और y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 14x, इसको ले आऊंगा इस साइड तो ये हो जाएगा प्लस 6x, इसके बाद मैं लिखूंगा माइनस 2y, इसको इस साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 10y, इसके बाद इसको लिख देते हैं 50, इसको इस साइड ले आएंगे माइनस का 34 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया।
अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस का 8x आ जाएगा प्लस 8y आ जाएगा। इसमें इसको घटा देंगे तो 16 आ जाएगा बराबर 0। 8 का भाग दे दे पूरे में, 8x बटे 8 प्लस 8y बटे 8 प्लस 16 बटे 8 बराबर 0 बटे 8। तो 8 से 8 खत्म, 8 से 8 खत्म, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे भाग देंगे तो 0 आएगा। इसका पक्षांतर कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -2। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ी, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर -2। माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का वाई हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों हमें एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना था, तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल आपको देखना है दोस्तों। अब आपको चौथे का ग नंबर का सवाल देखना है। चौथे का ग नंबर का सवाल मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है? शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। यानी अगर शंकु की ऊंचाई h होगी तो शंकु की त्रिज्या भी h होगी, क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। ऐसा सवाल में हमसे कहा है। तो अगर इसकी ऊंचाई h होगी तो त्रिज्या भी क्या होगी? h होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, ये दोनों क्या बराबर है। इसको हमने h माना, बराबर में हमने h लिख दिया। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना शंकु की ऊंचाई। सवाल में दिया क्या? सवाल में दिया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सवाल में दिया। क्या दिया? सवाल में शंकु का आयतन दिया है 9 पाई घन सेंटीमीटर। सवाल में शंकु का आयतन दिया 9 पाई घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे शंकु के आयतन का सूत्र लिखते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है बराबर 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 r स्क्वायर। तो r की जगह क्या लिख सकते हैं? h लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई क्या बराबर। तो h स्क्वायर गुणे h बराबर 9। r स्क्वायर लिखा है, r यानी त्रिज्या, और त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। तो त्रिज्या और ऊंचाई क्या h है। तो यहाँ पे r स्क्वायर की जगह h स्क्वायर लिख सकते हैं गुणे h। अब देखिए h स्क्वायर गुणे h, तो h की घाते 3 बराबर 3 का गुणा 9 में 3 9 27। तो यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। तो h बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27। तो h का मान आ जाएगा 3, h का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यही शंकु की ऊंचाई है। यहाँ पे लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सवाल था। ये सवाल पेपर में 2 नंबर में पूछा गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे वाला सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको 5वें नंबर से आपको बताऊंगा। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय